Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are doing well and I welcome you all in today's editorial analysis series. आज मैंने दो टॉपिक्स पिक किए हैं बट बोथ द टॉपिक्स आर नॉट फ्रॉम द कॉमन न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस ट्रिब्यून एंड आई थिंक अनदर एडिटोरियल इज फ्रॉम पायनियर। तो यहाँ पर जैसे कि पहला हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस न्यूज़ कि नेपाल में जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों नेपाल में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा इंडिया पे, नेपाल पे एक्सेट्रा। व्हाट आर द लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दीज प्रोटेस्ट। अनदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और हम देखेंगे कि कैसे इंडिया की पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है इन कंपैरिजन टू द पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, तो कैसे इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा। तो सबसे पहले देखिए नेपाल में मैं बता देती हूँ यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। तो प्रोटेस्ट बेसिकली यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। ओके, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा था। इतना ज्यादा क्रैकडाउन हुआ दैट देयर वर 19 प्रोटेस्टर्स जिनकी डेथ हो गई। ओके, तो लोगों ने इतना ज्यादा मतलब प्रोटेस्ट इतना हाई लेवल का हो गया दैट इट फोर्स्ड द प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली टू रिजाइन। बेसिकली ये भी हो रहा था, जो वहां का यूथ है जेनजी जिसे हम आजकल कहते हैं, तो द जेनजी वाज वहां के लोगों का ये व्यू था कि जो लीडर्स हैं, ओके, जो हायर एक्लन्स पे जो लीडर्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन करप्शन, ठीक है, लग्जरीज, और जो मासेस हैं उनको सफर करना पड़ रहा है। तो दैट इज वाई ऑल्सो द पीपल वर प्रोटेस्टिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी सप्रेस हो गई थी। दीज आर सम ऑफ द रीजन कि क्यों ये प्रोटेस्ट नेपाल में चले और वहां की गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो गई। हमारे लिए सबसे पहले प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट इज इंपॉर्टेंट वी शुड नो अबाउट द लोकेशन ऑफ नेपाल। तो नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है विच इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। इट इज योर होमवर्क कि आप इस वीडियो के बाद एक बार जाके नेपाल का मैप देखें। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, अगर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर ये, जैसे कि मैं इंडिया का मैप बनाऊं, यहाँ पे नेपाल है, फिर यहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है, ये इंडिया है और ये नेपाल है। ओके, सो इट इज सैंडविच बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिजिकल फीचर्स में यहाँ पे जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज दैट इज लोकेटेड इज द माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। मेजर रिवर्स कोसी, गंडाकी, करनाली एक्सेट्रा सब नेपाल से ही ओरिजिनेट होते हैं। इसका जो तराई रीजन है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है और फॉरेस्ट रिच है। अगर हम नेपाल की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करें तो ये एक बफर स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसीलिए इसकी इंटरनल स्टेबिलिटी दोनों इंडिया और चाइना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोटेस्ट के रीजंस मैंने आपको बताए, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, लोगों लाइक lot of power is being concentrated in the families of ministers etc, corrupt practices, सोशल मीडिया पे जो बैन लगाया जिससे कि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व हुई, स्टेट वायलेंस, ब्रूटल पुलिस क्रैकडाउन ड्यू टू विच 19 प्रोटेस्टर्स लेफ्ट डेड। लोगों की मांग थी कि रिफॉर्म्स लाए जाए, सिस्टमिक ओवरहॉल हो, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए अगेंस्ट करप्ट लीडर्स। इस प्रोटेस्ट के इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, तो नेपाल की जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल लाइफ सब कुछ इम्पैक्ट होगा, उसकी ग्लोबल इमेज इम्पैक्ट होगी। नेपाल का टूरिज्म भी काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, लेकिन अब इन सब फैक्टर्स की वजह से दोबारा से क्या होगा कि वहां पर एफडीआई, टूरिज्म, ये सब कैसे जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। इंडिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। देखो ऑलरेडी म्यांमार में coup चल रहा था, ठीक है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, पाकिस्तान तो भूल ही जाओ, अब नेपाल में और ये हो गया। तो लाइक जो हम टाइम्स स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं साउथ एशिया में, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। चाइना अब यहाँ पर और ज्यादा मे बी इनरोड्स अपने देख सकता है कि कैसे वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, और नेपाल की ग्लोबल इमेज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई। लेसन हम ये सीख सकते हैं कि जो भी, अगर कहीं किसी भी कंट्री में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लोगों के कंसेंसस से और इंक्लूसिव डायलॉग के साथ आप डिसीजंस लीजिए। अगर डिसीजंस लाइक अथॉरिटेरियनिज्म के थ्रू डिसीजंस लिए जाएंगे, आप बिना लोगों के ओपिनियन के कोई बैन लगाएंगे, तो इट कैन लीड टू प्रोटेस्ट एंड इनस्टेबिलिटी। सो दीज आर सम ऑफ द लेसन्स दैट वी कैन लर्न। यूथ पावर दिखा रहे हैं हमको, और दिखा रहे हैं कि कैसे अगर आप फ्री स्पीच वगैरह सप्रेस करेंगे तो उससे क्राइसिस और ज्यादा वर्सन हो सकती है। अगर किसी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। तो हम भी यही लेसन सीख सकते हैं कि वी नीड टू ensure transparency, accountability, free speech in a regulated manner in our country. Comparative, ये comparative politics का perspective, this is relevant especially for PSIR स्टूडेंट्स के लिए मैं ये लेकर आई हूँ।
तो जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हम इसे कंपेयर कर सकते हैं विद पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज है, जहां पर करप्शन है, वीक इंस्टीट्यूशंस है। यू कैन ऑल्सो लिंक दिस विद द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच से आप लिंक कर सकते हो इसको। सिविल जो सोशल मूवमेंट्स का टॉपिक होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उसमें आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद द अरब स्प्रिंग। देन यू कैन ऑल्सो मेक अ कंपैरिजन बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जो कि दिखा रहा है कि कैसे जो फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज हैं वो पॉपुलर मूवमेंट्स, अथॉरिटेरियन क्रैकडाउन, इन सबके बीच में ऑसिलेट कर रही हैं। वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि सिस्टमिक रिफॉर्म्स आप लेकर आइए ताकि स्टेबिलिटी रहे, लोगों को एंगेज करिए, इंक्लूसिव डायलॉग आप इंश्योर करिए, एंटी करप्शन मेजर्स होने चाहिए जहां पर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज हो जो कि चेक करें कि वहां पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, नॉर्मेलसी हम रिस्टोर कर सकते हैं थ्रू डायलॉग अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लाइक आर्मी, पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल सोसाइटी। नेपाल को ज्यादा फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रीजनल कोऑपरेशन इंडिया चाइना इन सबके साथ, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें ताकि इस तरह की सिचुएशन आगे ना देखने को मिले। अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड कि नेपाल का ये जो टर्मोइल है, ये डीप क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी हमें दिखा रहा है इन इट्स डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। जो वहां की जो यूथ है जिसका गुस्सा है अगेंस्ट करप्शन, मिस गवर्नेंस, सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, दिखा रहा है कि एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नीड है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि लोग साथ में आकर दोबारा से डिस्कस करें कि कैसे वहां पर गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ये जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है ना किसी भी कंट्री में, इसी को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब तक लीडर्स अपने पर्सनल पावर स्ट्रगल से ऊपर नहीं उठ जाते हैं और सिस्टमिक रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, तब तक इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती रहेगी। तो ओवरऑल ग्लोबल एक्सपीरियंसेस जो डेमोक्रेसी के हैं उससे हमें देखने को मिला है कि आपको हमेशा इंक्लूसिव गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी रीजनल पीस और स्ट्रैटेजिक बैलेंस आ पाएगा। नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं कि कैसे जो इंडिया का जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ओके, वो चेंज हो रहा है। हाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स एन आत्मनिर्भर भारत। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा है इसको, जैसे कि हाउ डज द चेंजिंग जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप एक्ट एज अ लीवर फॉर इंडियाज राइज टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, डिस्कस विद एग्जांपल्स। ये टॉपिक जो है वो आपका ओवरलैप हो रहा है GS2 GS3 में। तो इसको इंट्रोड्यूस जैसे हम कैसे कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब हम बस एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रह गए हैं, एक असर्टिव शेपर है, ओके, इन दी ग्लोबल अफेयर। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, नॉन अलाइनमेंट, ओके, बट अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, मल्टी अलाइनमेंट। तो अगर आप नॉन अलाइंड हो मतलब आप एक पैसिव ऑब्जर्वर हो, बट अगर आप अब अपना स्टैंड ले रहे हो कि हाँ हम SCO में भी एंगेज करेंगे, हम ब्रिक्स में भी एंगेज करेंगे, हम क्वाड में भी एंगेज करेंगे, तो दैट इज व्हाट इज मल्टी अलाइनमेंट। तो जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबली जो पावर डायनेमिक्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं। ग्लोबली पावर डायनेमिक्स शिफ्ट होना मतलब एक टाइम था जब USSR दो सुपर पावर्स थे, फिर USA सुपर पावर बना, अभी दोबारा से एक राइवलरी चल रही है बिटवीन USA एंड चाइना। तो जैसे जैसे पावर डायनेमिक्स ग्लोबली शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया को भी एक लीवरेज मिल रहा है कि वो इकोनॉमिकली, डिफेंस और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर सके और अपना एक आत्मनिर्भर भारत का पाथ जो है वो चार्ट आउट कर सके। नाउ लेट अस डिस्कस कि क्या इंडिया ने कैसे राइज देखा है अक्रॉस मल्टीपल फील्ड्स। तो डिफेंस में जैसे कि हमने सेल्फ रिलायंस हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो है 1.2 लाख करोड़ के आसपास ये पहुंच चुका है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए हैं, फॉर एग्जांपल 174% सिंस 2014। ये कुछ डेटा है, ओके, आपको याद नहीं करना है इसको, बस एक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ये वाला डेटा आप याद कर सकते हो कि इंडिया जो है वो ट्रांजिशन कर गया है फ्रॉम बीइंग द world's largest arms importer to a significant exporter. This is something that you can remember. इसको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सेमीकंडक्टर में भी हम एक्सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडिया एक काफी ज्यादा क्रेडिबल प्लेयर दिख रहा है इस इंडस्ट्री में। डिजिटल बायो इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही है 12% ऑफ GDP, और ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 20% हो जाएगी। इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, डिफरेंट स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो लोग शार्क टैंक देखते हो उन्हें देखने को मिल रहा होगा ये। देन वी हैव अपने आसपास भी, ठीक है, जो आप लोग जैसे कि घर में कुछ नहीं है तुरंत आप लोग बोलते हैं चलो जेप्टो कर लेते हैं, स्विगी कर लेते हैं, ब्लिंकिट कर लेते हैं, ओके, तो देखने को मिल रहा है हमें वो स्टार्टअप इकोसिस्टम। कहीं भी जाना है तुरंत ओला, उबर, रैपिडो। तो मल्टीपल डोमेन्स में हम एक्सेल कर रहे हैं, बायोटेक, वैक्सीन, फार्मा, इकोनॉमिक पावर हाउस बन गए थ्रू रिफॉर्म्स लाइक UPI, GST। तो जब आप भी अपने आंसर्स लिख रहे हो, उन आंसर्स में आपको इस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा
लाइक यहाँ पे जो मैं आपको आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ, जो मैं आपको बातें समझा रही हूँ, बहुत ही इजीली आपको समझ आ रही होंगी, बिकॉज इट इज बीइंग सब्सटैंशिएटेड बाय गुड एग्जांपल्स एंड डेटा। डिप्लोमेटिकली भी हम काफी ज्यादा एंगेज कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, ओके साउथ एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो। यूरोप अभी हमने क्या कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, तो काफी ज्यादा जो हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। नाउ लेट अस डिस्कस कि ठीक है बहुत सारे हमें अचीवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, स्टिल क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। तो चैलेंजेस थोड़ा सा एक जैसे जियो पॉलिटिकल रिस्क ड्यू टू दी चाइना यूएस राइवलरी एंड इंडो पैसिफिक टेंशन, साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे रहते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ। ये कुछ चीजें हैं जो इंडिया को थोड़ा सा नीचे खींच सकती हैं। टेक्नोलॉजिकली ऑल्दो सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, आईटी सेक्टर में हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल इक्विपमेंट सेमीकंडक्टर में लग रहा है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस के स्पेयर्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एडवांस एआई टूल्स हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, सो मे बी वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डिवाइड, इकोनॉमिक एंड सोशल डिवाइड में जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑल्दो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है, इनइक्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज्यादा नहीं इंप्रूव हो पा रही है उसका जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जीडीपी में। एनवायरमेंटल एंड एनर्जी सिक्योरिटी में भी बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। तो जब इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट होती है, दैट अफेक्ट्स आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, हमारा डेफिसिट होने लगता है। क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटीज भी है, फॉर एग्जाम्पल हीट वेव्स, फ्लड्स, राइजिंग एमिशंस एक्सेट्रा। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस हर्डल्स हैं जैसे कि रेड टेपिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट काफी सालों से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे, तो ये इंडिया में हमेशा होता रहता है। वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि आप अपनी डिफेंस और टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी को स्ट्रेंथन करें, ज्वाइंट वेंचर्स ले सकते हैं हम, ओके, इंडिजिनस सेमीकंडक्टर फैब्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय लर्निंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक ताइवान। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस हमको इंप्रूव करनी पड़ेगी, पीएलआई स्कीम को और आप एक्सपैंड कीजिए, दूसरी कंट्रीज से सीखे, साउथ कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश की कैसे इन्होंने वर्क किया। एनर्जी सिक्योरिटी से डील करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल जैसे डेनमार्क में विंड इंटीग्रेशन हो रहा है, जर्मनी में सोलर स्केलिंग कर रहे हैं, तो कैसे वो लोग कर रहे हैं उसको हम सीख सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने ह्यूमन कैपिटल, इंडिया इज वन ऑफ दी, मतलब इंडिया इज अ कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सिर्फ पॉपुलेशन होने से तो कुछ नहीं होगा, आपको उस पर वर्क करना होगा कि उस पॉपुलेशन में स्किल्ड हो, वो पॉपुलेशन हेल्दी हो। तो इसके लिए जैसे कि हम सिंगापुर के मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक एजिलिटी हो कि आप मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपल पार्टनर से डील करने की एबिलिटी हो। अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत जो कि एम्फेसाइज करता है कि इंडिया एक रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी होनी चाहिए, जो कि सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बने इन शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर, एंड दिस विल हेल्प अस इन बिकमिंग अ विश्व गुरु।